हेलो। राम राम जी सभी को। मणिकंदन राज भारती जी महाराज, एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज, और एस्ट्रोलॉजर ना भी लगाए तो राजू महाराज समझ लो। सम्मिलित परिवार के बारे में निकल पड़ा हुआ है। गलत जन्म कुंडली को सुधारना, चलो ठीक है। परंतु यदि यह देखा जाए कि उस जन्म कुंडली ग्रहों का फलादेश जातक के जीवन पर ठीक ठीक घटित नहीं होता, तो उस स्थिति में जन्म कुंडली को लग्न को सिद्ध समझकर देखिए। कल इसमें एक बात लिखी गई है, ठीक है, कि किसी व्यक्ति की कुंडली में थोड़ा सा उसको टाइम बोल दिया कि 4 बजे 5 बजे के आसपास का, ठीक है। उस व्यक्ति ने बोल दिया कि मेरा 4 बजे के आसपास का टाइम है। मुझको चलो जी, या मैं आज बात करेंगे कि को यदि टाइम गलत है, मतलब किसी को अगर टाइम कंफर्म नहीं मालूम है, उस पर बात करते हैं कैसे होता है, क्या होता है। अगर उसने बोल दिया कि सुबह के टाइम का बताया, सुबह के टाइम का जन्म मान लो, इसमें बात करते हैं हम 28 जनवरी 1988, ठीक है। और हमने बात की सुबह, तो सुबह 7 बजे हमने कुंडली खोलते हैं, 7 बजे, और ये हमने दिल्ली का डाल दिया, ठीक है। तो दिल्ली की जो हमने ये सुबह 7 बजे की कुंडली डाल दिया है 28 जनवरी 1988 की, और यहाँ पे हमने मॉर्निंग का 7 आएगा, ये गलत क्यों हो गया, 7 ठीक है। यहाँ पे एक मकर लग्न का चार्ट खुल के आ गया, मकर लग्न 10 नंबर, तो 11 इधर आएगा, 12 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, 5 6 7 8 9। अब देखो इस व्यक्ति ने क्या बोला है कि सुबह के टाइम का जन्म है। मान लो हमने कल पढ़ा है कि कुंडली को कैसे, अगर मान लो कि कुंडली गलत बन जाती है, गलती से कोई कुंडली, ठीक है, तो इसका जो है 28 जनवरी 1988, ठीक है, 1988 7 AM, इस व्यक्ति ने ये बोला हुआ है कि मेरा सुबह का जन्म, ठीक है। और इसी में अगर हम 6 AM आ जाते हैं, इसी तारीख में 6 AM 28 जनवरी में, 28 जनवरी, और ये 1988 में, और यहाँ पे भी 28 जनवरी को पकड़ लेते हैं, और 1988, इसमें हम टाइमिंग को 9 बजाएंगे, 9, हाँ 9 अगर हमने बजाया तो यहाँ 11 नंबर का लग्न बन के आया, ठीक है। यहाँ 9 AM। अब देखो एक 6 बजे की कुंडली, एक 7 बजे की, एक 8 बजे की, तो 6 बजे की जो कुंडली है उसमें 9 नंबर का लग्न आ रहा है, 9 नंबर मैंने धनु लग्न आ रहा है। अब यहाँ 10 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये, और ये मकर लग्न है। अब यहाँ इसके आगे की कुंडली 11 है, तो इसमें 12 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 4 5 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, 9 इधर, 10, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो शुक्र जो है 11 नंबर पे, शुक्र बुध बैठा हुआ है 11 नंबर पे, तो शुक्र और बुध को 11 नंबर पे बैठा दिया, तो शुक्र बुध को यहाँ पे भी 11 नंबर पे बैठाएंगे, क्योंकि ग्रह राशि परिवर्तन नहीं कर रहे, सिर्फ लग्न चेंज हो रहा है। क्योंकि शुक्र और बुध 32 दिन एक राशि पे रहता है, और शुक्र लगभग और बहुत ज्यादा दिन रहता है, 36 कह रहा हूँ, 1.5 मास रहता है, या 6 मास की ऐसे कुछ रहता है, 1.5 मास संबंधित रहता है, नहीं 45 दिन के आसपास रहता है शुक्र एक राशि में। अब राहु बृहस्पति इस कुंडली में बैठे हुए 12 नंबर पे, तो राहु बृहस्पति 12 नंबर पे बैठे हुए, राहु और बृहस्पति, ठीक है, गुरु, राहु और गुरु, जिसको कि चंडाल योग बोलेंगे, कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, तो ये 12 नंबर राहु बृहस्पति, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, तो इसके 10 नंबर पे कौन सा ग्रह अभी किसी को नहीं बैठा है, 10 नंबर पे यह सूर्य है,
हाँ सूर्य है 10 नंबर पे, तो यहाँ लग्न में सूर्य आ जाएगा मकर लग्न में। अब यहाँ 10 नंबर सूर्य है तो ये सूर्य है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 नंबर में सूर्य है तो ये सूर्य है। अब 11 नंबर पे कौन से बुध शुक्र है, बुध शुक्र आएगा यहाँ, और यहाँ बुध आएगा, मतलब 11 नंबर पे। अब चंद्रमा इनकी वृष राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ रोग के घर में चंद्रमा, यहाँ पंचम भाव में चंद्रमा उच्च का, और यहाँ पे चंद्रमा चतुर्थ भाव में माता के घर में, ठीक है। अब शुक्र बुध को बैठा, केतु जो बैठा हुआ है 6 नंबर पे, क्योंकि राहु 12 पे है तो केतु जस्ट उसके सामने 6 नंबर पे है। अब केतु जो है यहाँ 6 नंबर पे कर्म स्थान पे, और गुरु राहु यहाँ आ जाएगा मीन राशि पे, गुरु के साथ राहु, ठीक है। अब और कौन सा बाकी है, सूर्य हो गया। शनि इनका 9 नंबर पे बैठा हुआ है, तो शनि इस घर में 9 नंबर पे आएगा, ठीक है। अब यही शनि 9 नंबर पे यहाँ एक गम हाउस में आ गया। अब यही शनि 9 नंबर में है, लग्न में आ गया, ठीक है। अब देखो कल इन्होंने यहाँ पे क्या चीज बताया, मैंने पढ़ाया हुआ और मैंने इसके नोट्स भेज दिए। किसको नोट्स भेजे हुए, सारे नोट्स भेजे हुए, जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उनके पास ये नोट्स अवेलेबल है, जो वे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जिस जातक की जन्म कुंडली पर विचार करना, उसमें स्थित ग्रहों के शुभाशुभ फल को इस पुस्तक में पढ़कर जान लीजिए। फिर ये देखिए कि वे फलादेश जातक के जीवन पर ठीक ठीक घटित होता है कि नहीं। यदि फलादेश ठीक ठीक घटित होता है तो समझ लेना चाहिए कि जन्म कुंडली लग्न ठीक है। उस स्थिति में जन्म कुंडली को ठीक होने के संबंध में संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर जातक के ऊपर फलादेश बिल्कुल ठीक ठीक होता है। कई बार फलादेश ठीक बिल्कुल किस स्थिति में होता है मैं बता देता हूँ। जैसे एक और लग्न हम इधर मान लेते हैं वृश्चिक लग्न, ठीक है। तो वृश्चिक लग्न जो है वो मंगल का लग्न है, और धनु का जो लग्न है, तो दोनों का स्वभाव लगभग सेम जैसा देखा गया। इसमें बड़ा डिफरेंट होता है, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न में सबसे ज्यादा कुंडलियों में डिफरेंट होता है, समझ में नहीं आ रहा होता। ये बड़े कम विद्वान लोग होते हैं, मैं बताऊं, जो इन चीजों को पकड़ पाते हैं, क्योंकि वो दूसरे सारे ग्रहों के फलादेश से फिर उन चीजों को पकड़ पाते हैं। नहीं तो वृश्चिक लग्न और धनु लग्न में सबसे ज्यादा मैंने चार्ट देखे में जहां मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि हम लोग भी ठीक नहीं कर पाते, मतलब वहां समस्या होती है। यार जो गर्मी लाग रही है, आज को खोल दूं मैं, समझ रहे हो। मतलब वृश्चिक लग्न और धनु लग्न में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है कि समझ में आने में कंफ्यूजन रहती है, कि पल्ले नहीं पड़ रहा होता है कि भैया कौन सा, क्योंकि दोनों का अग्नि स्वभाव होता है, और दोनों में ही जो पंचमेश है वो अग्नि तत्व ही आ जाता है कई बार। अब जैसे 8 है तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, तो यहाँ 12 आ जाएगा, मीन आ जाएगा, ठीक है ना। और गुरु का स्वभाव रहेगा, और यहाँ 4 आएगा, मीन के बाद 1 2 3 और 4, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा 7। अब देखो ये ज्योतिष से फलादेश सूत्र नहीं है, इसको क्या बोलेंगे पता है, इसको क्या बोला गया है, गलत कुंडली ठीक करना, ठीक है, गलत कुंडली को ठीक करना। अब देखो इसको कैसे करना, इसको कैसे समझते हैं, इसको देखिए अब मैं बता देता हूँ कि भाई हमने सारे ग्रहों को यहाँ बैठा दिया, 2 ग्रह, 2 4 5 6 7 और 8, एक ग्रह बाकी रह गया जिसमें कि मंगल बाकी रह गया, तो मंगल बैठा 8 नंबर पे, 8 नंबर पे मंगल यहाँ बैठ गया। अब इसमें भी 8 नंबर पे मंगल बैठ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मंगल जो है यहाँ पे भी 8 नंबर में बैठ गया, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं, सुनिए मेरी बात। अब मान लो हमें इसमें कंफ्यूजन है, व्यक्ति ने बता दिया कि भैया हमारे 6 बजे की 7 बजे की 9 बजे की, हमें नहीं मालूम कि हमारा सुबह का जन्म है, माँ बाप ने बताया, हमें टाइमिंग का नहीं पता। बात समझ रहे हो, किसी बच्चे ने ये बोल दिया कि मान लो हमें टाइमिंग का नहीं पता, लोग देख रहे हैं ना, हाँ समझ रहे हो। इसमें ये कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने ये बोल दिया कि मुझे टाइमिंग का नहीं मालूम, ठीक है, कि भैया हमें टाइमिंग का नहीं पता है कि कितने बजे का जन्म है। अब देखो अब क्या करना है यहाँ पे कि टाइमिंग का नहीं पता है, तो सबसे पहले तो व्यक्ति के बारे में पूछना है कि अब देखो 88 का जन्म है, 88 का, इसका मतलब व्यक्ति की आयु 35-36 के आसपास की हो चुकी है। अब सबसे पहले उससे पता क्या पूछना है कि भैया काम क्या करते हो आप, सबसे पहले पूछना है काम क्या करते हो, ठीक है। अब देखो ये मकर लग्न की कुंडली है, शनि 12वें घर में बैठा है, ठीक है, 12th हाउस है। मकर लग्न में शनि 12वें घर में भी योग कारक माना गया, विदेश भेज देता है और बहुत अच्छा पैसा देता है। तो अगर व्यक्ति बोलता है कि मैं विदेश में हूं, समझ रहे हो, ये नौकरी कर रहा हूं बाहर में, या मैं आईटी फील्ड की कंपनी में बाहर में काम कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो वृष राशि चंद्र शुक्र, और शुक्र बुध धन के घर पे, शनि की राशि पे बैठे हैं, मित्र की राशि पे,
तो इसका मतलब यह व्यक्ति हो सकता है। और सूर्य मकर लग्न में मूल त्रिकोण का भी माना जाता है। मकर राशि में सूर्य मूल त्रिकोण का भी मतलब एक पावरफुल व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्तियों में ईगो अहंकार बहुत भरा पड़ता है। बुध की राशि पे केतु बैठा है तो या कोई अकाउंट संबंधित काम कर रहा है, क्योंकि केतु यह दर्शा देता। मैं एक बात बता दूं, कर्म स्थान से संबंधित आज तक भी ये चीज मेरे को तो नॉलेज है, दूसरे विद्वानों को भी नॉलेज होगी, मैंने अभी तक मेरे विद्यार्थियों को ये बात नहीं बताई है कि केतु सबसे ज्यादा डिसाइड करता है अग्नि तत्व जिस राशि पे बैठा रहता है। इतना उसका पंचमेश भी डिसाइड नहीं करता, इतना उसका लग्नेश भी डिसाइड नहीं करता, इतना भाग्येश भी डिसाइड नहीं करता। जो केतु डिसाइड कर देता है कि व्यक्ति काम क्या करेगा। मैंने ये चीज देखी हुई, मैं अपने फलादेश के आधार पर गौर करता हूं, इसी के आधार पर फलादेश करता हूं। ना लग्न, ना पंचम, ना नवम, कोई इतना मैं सबसे ज्यादा पक्ष लग्न को देता हूं कि लग्नेश सर्वाधिक ग्रह, कर्म सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। पंचमेश भाग्येश में बहुत बार कर्मेश लग्नेश पंचमेश की बहुत बड़ाई करता रहता हूं, पर इस बात में मैं जरूर बोलूंगा कि केतु एक ऐसा ग्रह जो ये दर्शा देता है कुंडली में, ठीक है, ये जानने की चीज है कि व्यक्ति का कर्म क्षेत्र क्या है। केतु अग्नि तत्व है, मंगल वाला स्वभाव है, और केतु किसी भी राशि में बैठा हो उसके बल को बहुत बढ़ा देता है। जिस राशि में भी बैठा हो केतु बढ़ा देता है, ठीक है। अब केतु यहां देख लो, इस धनु लग्न में 6 नंबर पे बैठा है, तो यहाँ पे भी अकाउंट संबंधित कार्य बन रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि राहु केतु कालसर्प दोष थोड़ा केंद्र में बैठ गया, तो मदर फादर को बीमारी का योग, गठिया जोड़ों में दर्द, माँ को। अब आप एक काम ये कर सकते हैं, पता है क्या, कि भाई बच्चे से उसके हाथ की और चेहरे की फोटो मंगवा ली। अब इस लग्न में जो होगा, इस लग्न में व्यक्ति की आंखों में जो थोड़ा लालिमापन होगा और कालापन भी होगा, इसके चेहरे पे ब्लैकपन होगा, थोड़ा सा ब्लैकपन, कालापन हो सकता है इस व्यक्ति के चेहरे पे, क्योंकि मकर लग्न है, शनि का लग्न, ठीक है, और सूर्य बैठा है, तो थोड़ा सा ईगो अहंकार भरा वाला है। इसकी आंखें जो है ना थोड़ी सी वैसी रहेंगी जिसमें ईगो अहंकार दिखेगा, क्योंकि मकर लग्न है और क्रूड लग्न माना गया मकर। शनि के जो 2 लग्न माने जाती है, 2 राशि मानी जाती है, एक तो मकर और एक कुंभ, तो कुंभ विद्वान राशि मानी गई है। मकर वाले की हाइट थोड़ी सी छोटी मानी गई है, कुंभ वाले की हाइट थोड़ी लंबी मानी गई है, समझ रहे, ये चीज याद रखिएगा। और मकर जो है क्रूड माना जाता है और ऊपर से सूर्य, तो इस व्यक्ति का जो मकर है सूर्य पे बैठा, तो कभी भी इसके अपने बाप से नहीं पटेगी, क्योंकि शत्रु राशि पे बैठा हुआ, इसके अपने पिता से कभी नहीं पटेगी। या तो इसमें एक काम ये और हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि अष्टमेश सूर्य हो गया है, तो इस व्यक्ति से ये पूछ सकते हैं कि तुम्हारे पापा जिंदा है कि नहीं। अगर वो बोल दे नहीं मेरे पापा नहीं है, बचपन में ही चले गए, तो पक्का फिर उसका मकर लग्न, पक्का उसका मकर लग्न, क्योंकि इसमें सूर्य अष्टमेश है, मृत्यु के घर का लॉर्ड है, और लगन में सूर्य बैठा हुआ अष्टमेश है और शनि लग्न है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो है सूर्य को किसी न किसी नेगेटिव ग्रह ने, शनि ने हो गया, या जो भी उसके पिता का स्वभाव है देवता ग्रह को, उसको नुकसान दिया हुआ, ठीक है। केतु भी सूर्य को देख रहा है बुध की, तो फादर को कोई लीवर संबंधित, किडनी संबंधित प्रॉब्लम, ये चीज हो सकती है। केतु सूर्य को बुध की राशि से देख रहा है, ठीक है, क्योंकि पिता का जो स्वभाव होगा वो हो सकता है कि यहाँ पे सूर्य जो है ना, सूर्य वाला, या ड्रिंक करता हो ज्यादा, ये भी हो सकता है इस चार्ट में, क्योंकि इसमें कालसर्प दोष है, और कालसर्प दोष जिन कुंडलियों में होता है वो एक व्यसन, दुर्व्यसन, घर वंशवाय चला हुआ आता है। अब देखो इस कुंडली की बात करते हैं, इस कुंडली की, इसके धन कुटुंब रिलेशन के घर में जो है बृहस्पति और गुरु, राहु बैठ गए, बृहस्पति और राहु, और सूर्य 12वें घर में। तो इस व्यक्ति को पूछा जाएगा कि भाई आपके चश्मा लग गया कि नहीं लग गया। अगर ये व्यक्ति बोलता है हाँ मेरे चश्मा लग गया, समझ लो मेरे चश्मा लग गया, आंखों की प्रॉब्लम है, तो 12वीं आंख पे सूर्य बैठ गया, ठीक है, मतलब ये लेफ्ट आंख पे, और राइट वाली आंख पे बृहस्पति गुरु राहु के साथ, और बृहस्पति खुद की राशि में, ये आंख तो पीड़ित करेगा ही करेगा, और इस पे जो सूर्य बैठा है वो भी करेगा, पीड़ित करेगा, भले वो 0 डिग्री को, मैंने देखा वो करेगा ही करेगा, ठीक है। अब देखो शुक्र और यहाँ बुध बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ मंगल जो कर्म स्थान में बैठा और केतु, तो इस व्यक्ति को मंगल कर्म स्थान में खुद की वृश्चिक राशि पे, तो कंप्यूटर संबंधित क्षेत्र देगा, कंप्यूटर संबंधित क्षेत्र। और पंचमेश जो है पढ़ाई के क्षेत्र का जो कारक बुध है, और यहाँ पे जो आपका केतु बुध की राशि पे बैठा है, तो इस कुंडली में पंचमेश बुध है, तो पंचमेश अच्छा घर माना गया, और मंगल, तो यह व्यक्ति अकाउंट से संबंधित कोई काम और कंप्यूटर पे बैठ के करेगा, ये चीज दर्शा रहा। अब यहाँ लग्नेश जो शनि है वो एकादश भाव में बैठा है, इनकम और लग्नेश शनि, ठीक है, एकादश भाव में बैठा है, और मारक घर जो है सूर्य, मारक बोलेंगे यहाँ पे सप्तम भाव, पार्टनर का घर, वो 12वें घर में। इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगा, वैवाहिक जीवन, और यहाँ विदेश जाने का कोई प्रबल योग नहीं, क्योंकि केंद्र के जो घर होते हैं ना, केंद्र के, वो अपने पास आसपास की चीजें होती है, तो जो सूर्य है वो 12वें पे बैठा है, तो ये विदेश जाने का योग नहीं है। और इस कुंडली में पूर्ण रूप से विदेश का योग है, विदेश में पैसा कमाने का। अब इसमें वो विदेश नहीं जाएगा, ठीक है, और जाता है तो बहुत परेशान हो जाएगा, बहुत डिस्टर्ब होकर फट करके वापस आ जाएगा,
ठीक है। अब शुक्र बुध लग्न में बैठा हुआ है, ये जरूर बोल सकते हैं कि व्यक्ति को बहुत अच्छे लेवल का कोई अच्छा काम पकड़ेगा, पैसा नहीं टिकता रहेगा, इसके पास समस्या रहेगी, घर कुटुंब रिश्तेदारों में ये बिल्कुल भी आना जाना पसंद नहीं करेगा। तो अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं इतनी जो चीजें समझा रहा हूं क्यों समझा रहा हूं कि हमें जो व्यक्ति के चेहरे की फोटो देखनी है। अब देखिए ये कुंभ लग्न है, लंबा कद और लग्न में शुक्र बैठ गया, स्मार्ट होगा व्यक्ति, खूब स्मार्ट होगा, भले थोड़ा सा सांवला हो जाए अगर गलती से, पहली बात तो सांवला होगा ना क्योंकि शुक्र बैठा हुआ लग्न में, पर गलती से अगर सांवला हो जाए तो भी स्मार्ट होगा, ठीक है। और बुध जो बैठा ओवर स्मार्ट भी होगा, मतलब स्मार्ट भी और उसके ऊपर और भी बहुत ज्यादा अच्छा, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही सात्विक ग्रह माने गए, ठीक है। तो ये दोनों लग्न में मित्र की राशि पे बैठे हुए बड़ा अच्छा स्मार्ट होगा, आंखों में चश्मा जरूर लग जाएगा, ठीक है। राशि इसकी मम्मी जो है उच्च का चंद्रमा, मम्मी देखने में बड़ी सुंदर होगी, उच्च का चंद्रमा मात्र घर का, और इसके इसमें जो है मम्मी का चेहरा गोल होगा भरा हुआ, तो इससे ये भी पूछ सकते हो कि भैया तेरी मम्मी का चेहरा कैसा, ठीक है। और मंगल की राशि पे बैठा हुआ है और मकर लग्न है, इसकी मम्मी के भाई अवश्य मरे होंगे, इस चार्ट में मम्मी के भाई अवश्य मर गए होंगे, निपट गए होंगे। और मंगल की क्रूड राशि पे, इस मंगल को भी नुकसान देगा मम्मी को शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देगा, और मंगल संबंधी बीमारी, शुगर की बीमारी, मम्मी के भाइयों को कष्ट हो गया। और उसके बाद कौन सी चतुर्थ दृष्टि, आंखों में तो चश्मा लगवाएगा, आंखों की समस्या देगा ही देगा। और सप्तम दृष्टि चंद्रमा को, ठीक है, चंद्रमा को देख रहा है, और यहाँ से अष्टम दृष्टि मंगल। इस व्यक्ति के ऊपर ऋण कर्जा जरूर रहेगा, फंसा जरूर रहेगा, लोन ऋण कर्जा जरूर चलेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि बुध को देख रही है, और बुध को जरूर देख रही है, बुध के घर को, तो ये फाइनेंस में वो करेगा, मतलब लोन लेगा ही लेगा इस उम्र में। अब यहाँ दशा डिसाइड करती है कि उसकी दशा कौन सी चल रही है, वो खोलते हमारे समझ में आ जाएगी कि व्यक्ति का कौन सा लग्न। अब देखो ये धनु लग्न है या शनि बैठा है, इसमें आदमी डरपोक टाइप का होता है, आंखों पे दोनों पे अग्नि तत्व बैठ गए, मकर पे और वृश्चिक पे, आंखों में समस्या इसकी रहेगी। अकाउंट संबंधित क्षेत्र है, मान लो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा है, काल सर्प दोष लगा हुआ, तो ये यहाँ पे इसके इतने उच्च विचार होंगे ही नहीं, इस व्यक्ति के इतने उच्च विचार होंगे नहीं। धनु लग्न है, ये नॉर्मल किसी प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करेगा, एक फिक्स इनकम कमाएगा 18, 20, 25 हजार, उतने में अपने जीवन को इसने ठप कर रखा है। इस कुंडली में इतनी इच्छा कामनाएं ज्यादा नहीं होंगी, ये श्रापित चार्ट हो गया, पितृ दोष वाला हो गया। इसके आधार पे ये कुंडली बहुत अच्छी है और ये भी बहुत अच्छी है, बात समझ रहे हो। तो इस व्यक्ति ने बोला कि 7 बजे जन्म है कि 9 बजे जन्म है कि 6 बजे जन्म है, तो मैं ये बोलूंगा ये नहीं हो सकता, इसके चांसेस कम है। अब इस कुंडली और इस कुंडली में इस व्यक्ति का व्यवहार पकड़ लेना है कि कौन सी इसकी चीज सेट बैठ रही है, मम्मी की कौन सी, मम्मी का चंद्रमा उच्च का स्मार्ट है कि नहीं है, देखने में बढ़िया है कि नहीं, और शुक्र भाग्येश है, मम्मी के फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे कि नहीं, मम्मी के फादर का कोई बिजनेस है कि नहीं है, इनके घर में समुद्री स्थल में कोई नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, समुद्र स्थल या विदेश में भाई कोई है कि नहीं है, ये सब चीजें देख के पकड़ में आ जाता है बड़े प्यार से कि व्यक्ति क्या काम कर रहा है, ठीक है। पंचमेश का केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके घर में बिजनेस भी हो सकता है, वंश वाइज चला हुआ आ रहा है जो शुरू से, केतु बुध की राशि, ठीक है। इसकी पत्नी पढ़ी लिखी भी हो सकती है, इस कुंभ लग्न वाले की, और शिक्षक भी हो सकती है, टीचर भी हो सकती है, ठीक है। इसकी पत्नी गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकती है, मकर राशि का सूर्य मूल त्रिकोण का माना जाता है, इसकी वाइफ के घर का लॉर्ड, ठीक है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, पर फिर भी बचाने वाले शुक्र बुध है, तो संभाल के लेके चलेगा, इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं, क्योंकि खुद पॉजिटिव मित्र के घर में बैठा। तो हमें कुंडली का ठीक करके विश्लेषण करके यहाँ पे यही बताया गया है, यहाँ पे 3 चार्ट दे दिए गए थे इनके आधार पे। अब इन्होंने कौन से आधार दिए थे, विष लग्न, मिथुन लग्न, मेष लग्न, तो मैंने ये सब लग्न नहीं उठाया, मैंने अपने हिसाब से डेट टाइम डाली, जो भी बनाया। तो 7 बजे में ये चार्ट खुल के आ रहा है मकर लग्न, 9 बजे में ये चार्ट खुल के आ रहा है कुंभ लग्न, और उसके बाद 6 बजे में ये चार्ट। इस व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि मेरा सुबह का जन्म, अब मान लो इनमें से कुछ भी नहीं बैठ रहा और आप इसका हाथ भी देख लो, इसमें गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो दिमाग लगा के कि आपने ये सारी कुंडली हटा दी, ठीक है, या आपने इधर वाली कुंडली जो मैंने वृश्चिक लग्न की ली ना 8 नंबर की, उसको एक बार चेक कर लिया कि 4-5 बजे का तो नहीं है सुबह का, वो चेक कर लिया, या आप सीधा चले गए उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे की कुंडली में। तो जब आप 10:30 बजे की कुंडली में जाओगे ना, 10:30 या 10:45 की कुंडली में जाओगे, 9 उसमें नहीं, हम अगर 11 बजे देखे तो 11 बजे में आएगा वो, 11 बजे, तो वहां मीन लगने वाला चार्ट आ जाएगा कुंडली, ना मकर ना कुंभ और ना व्रत, तो यहाँ मीन लगन आ जाएगा। मीन लगन का कद जो होता है वो ऊंचा होता है, यहाँ मेष हो गया और यहाँ पे हो गया कुंभ। अब सुनो मैं एक बात बता दूं, अगर मीन लगन है ना, मीन लगन है मान लो, तो मैं तुम्हें एक चीज और बहुत बढ़िया बात बता दूं, तो यहाँ चश्मा लगना नहीं बनता, यहाँ पे मीन लग्न अगर है तो इसमें चश्मा नहीं लगेगा व्यक्ति, गुरु जो अच्छा है कर्म स्थान का लॉर्ड, और वहां शनि सूर्य उसको देख रहा है, वो चश्मा नहीं लगने देगा, पॉजिटिव रखेगा रिजल्ट, बात समझ रहे हो।
और यहाँ जो बुतुल है इसकी मम्मी की जरूर 3 बहनें होंगी या 4 बहनें होंगी या 5 बहनें होंगी, ठीक है, भाई भी 2 होंगे ही होंगे कम से कम इस वाली कुंडली में। मीन लग रहा है व्यक्ति थोड़ा सा सब समय मिसअंडरस्टैंड, मतलब वो रहेगा माइंड से जो है ना डाइवर्ट रहेगा, क्या करना है नहीं करना है, ये है वो है, सोचता रहता है, ऐसा रहेगा, ठीक है। शनि यहाँ पे ये है और एकादश भाव है, विदेश का कोई योग नहीं बन रहा, कर्म स्थान गुरु है, ठीक है। चंद्रमा या पंचम भाव बैठा, पढ़ाई में जरूर बाधा आई होगी इसके, लड़की के चक्कर में भी रहेगा और लड़की से नुकसान भी मिलेगा, ये भी दिख रहा है। मैं आधार पे बता रहा हूँ मीन लग्न में क्या क्या समस्या रह सकती है। तो यही सब चीजों का पूर्ण रूप से फलादेश निकालने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की ये कुंडली है। अच्छा देखो एक चीज और मैं बहुत बढ़िया बात बता दूं, ये बड़े भाई बहन का घर होता है, ये वाला बड़े भाई बहन का घर, और ये छोटे भाई बहन का घर होता है, ये वाला छोटे भाई बहन का। तो इससे भी आपको पता लग जाएगा, शुक्र है तो बहन होगी छोटी, इधर मकर है तो मकर में शनि भाई भी हो सकता है, क्योंकि मकर जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट राशि है, भाई भी हो सकता है, बहन के चांसेस खूब कम बोलेंगे इसमें, और बहन भी हो सकती है, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं बड़े भाई बहन का घर। अब ये यही देखना पड़ेगा कि इसको अगर चंद्रमा देख रहा है इस घर को पूर्ण रूप से यहां से, तो ये बहन वाला योग बना देगा, यही चंद्रमा बैठा तो ये भी बहन वाला योग बना देगा, ठीक है ना। मान लो मंगल यहाँ बैठा है, मंगल इस घर को देख रहा है तो भाई वाला पूर्ण रूप से योग बना देगा। अब गुरु मान लो यहाँ बैठा है, इससे इसको देख रहा है तो ये भाई वाला योग बना देगा। तो कितने बड़े भाई बहन है, क्या है, ये सब पूरा का पूरा देख के मतलब चार्ट ठीक करा जाता है, चार्ट ठीक करा जाता है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल उसका चार्ट ठीक कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे भी भूल हो जाए, नहीं भी हो सकता, क्योंकि उस व्यक्ति को सही से डेट टाइम नहीं है। पर ज्योतिष में ये बताया गया कि मैंने फिर भी बहुत सारी चीजें बताई है कि कुंडली में क्या होता है, मेरे को तो नॉलेज है इसलिए बताइए। तो बहुत सारी चीजें देख के हम पकड़ सकते हैं, अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं कि ये वाला नहीं ये वाला व्यक्ति। और मैं बहुत लोगों की कुंडलियां ठीक करता हूँ, आए दिन करता हूँ, जिसके मिसअंडरस्टैंडिंग होती है मेरे से पूछ लेते हैं यार महाराज जी हमारे नहीं समझ में आता, हमारा कौन सा टाइमिंग है। और मैंने एक दिन कल परसों इस बात को बोला था कि शायद मैं 500 से ज्यादा ऐसी कुंडलियों पे विश्लेषण वो करके बैठा हूँ। क्यों बैठा हूँ, क्योंकि जब मैं आश्रम में चित्तौड़ में राजस्थान में रहता था, जब भी मेरे पास बहुत लोग आते थे, क्योंकि मैंने एक दो लोगों की कुंडली ठीक कर दी थी। तो अब मान लो पहले के समय के लोग, बहुत सारे गांव के लोग होते थे, कुंडलियां नहीं रखते थे, तो वो एक अंदाजे टाइमिंग लेके आते थे मेरे पास, यार महाराज आपने इसकी कुंडली ठीक कर दी थी, उसकी भैरव की ठीक कर दी थी, वो आके ठीक कर दी थी, तो हमारे भी ठीक करो यार, कौन सी टाइमिंग है, हमने तो गलत बनवा रखी है। तो मेरे पास ये भी बड़ा प्रचलन हो गया था वहां पे, राजस्थान की बात बता रहा हूँ। तो मैं कर देता था, देखता था पकड़ के जो भी, फिर मैं हाथ भी देख लेता था, हाथ देखना भी मुझे बड़े अच्छे तरीके से आता है कि कौन सी तेरे पर्वत अच्छे हैं, कौन से पैरों अच्छे हैं, ये वाले जो पैरों होते हैं मेष वृष मित्र, ये सब देख के। और फिर रेखाएं देखते थे कि शनि की रेखा अगर बिल्कुल मिडल में गई है और पतली है तो शनि अच्छा नहीं होगा, पर्वत कौन सा उठा हुआ है, पैरों में दर्द दे रहा है कि नहीं दे रहा, शुक्र अगर तुम्हारा जो है वीकनेस है, कमजोर है, बहुत शुक्र पर्वत कई बार देखा गया बहुत मोटा फूला हुआ होता है, बहुत मोटा हुआ, तो आदमी शरीर से चेहरे से तो गोल होता है पर शरीर में ताकत नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे गए। तो वो चीज भी हाथ में पकड़ में आ जाती है। मंगल की रेखा ये बता देती है कितने भाई हैं, यहाँ पे भाई पर्वत दिख जाते हैं, यहाँ शादी की रेखा, यहाँ पुत्र की रेखा होती है, यहाँ लड़कियों की बच्चियों की मतलब संतान कितने उसकी रेखाएं होती है, ठीक है। हृदय रेखा साफ दर्शा देती है कि हृदय में प्रॉब्लम है कि नहीं है, पैरों से संबंधित बीमारी, रीढ़ की हड्डी में बीमारी, बुद्ध पर्वत दर्शा देता है यहाँ से कैसी स्थिति है। तो ये सब कुछ चीजें देख के पकड़ में आ जाता है बहुत सारी चीजें। आयु, अब देखिए एक बात बताऊं तो हस्तरेखा में उतनी चीजें पकड़ में बिल्कुल नहीं आ सकती। हस्तरेखा जितने भी बड़े बड़े विद्वान ज्ञानवान देख रहे हैं ना, सारी चीजें नहीं पकड़ सकते। मैं ये बता दूं जो कुंडली आपको साफ साफ सामने सामने दर्शा देती है, क्योंकि यहाँ दर्श में आ जाता है कि आपकी कुंडली में क्या है, और यहाँ आपको उसकी अंतर दशा सब पकड़ में आ जाती है कि व्यक्ति की इस समय प्रेजेंट में दशा क्या चल रही है, ठीक है, ये भी पकड़ में आ मर्स कुंडली में 9 ग्रहों के समान ही एक मुंथा ग्रह से माना गया है। जातक को वर्ष कुंडली बनाते समय जो किसी लोग मुंथा किस भाव में बैठा है इसे स्पष्ट लिख देते हैं। नीचे 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 के उदाहरण कुंडली में 9 ग्रहों के साथ एक भाव, दसम भाव में स्थित है तो वर्ष अब देखो कल जो मैंने बताया कि कुंडली को ठीक करने के बारे में पढ़ाया गया है। अब यहाँ पे पता है क्या बताया जा रहा है,
यहाँ बताया जा रहा है वर्ष कुंडली स्थित ग्रहों के फलादेश की जानकारी भी जन्म कुंडली स्थित ग्रहों के फलादेश के समान ही इस पुस्तक की सहायता द्वारा प्राप्त की जा सकती है कि एक व्यक्ति की जो वार्षिक कुंडली है वो आप किस प्रकार निर्माण करेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति की जो वार्षिक कुंडली है वह आप किस प्रकार निर्माण करेंगे, ये चीज पता करने के लिए इसमें भी इसका वो दे रखा है, तरीका दे रखा है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखो पहले की चीज मैंने पढ़ा दी कि गलत जन्म कुंडली को सुधारना जो चीज थी। अब यहाँ लिखा हुआ है वर्ष कुंडली स्थित ग्रहों के फलादेश की जानकारी भी फलादेश के समान ही इस पुस्तक की सहायता से। ठीक है, मेष लग्न वाली कुंडली। अब इसमें वर्ष कुंडली के जिस प्रकार मुंथा को एक ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया उसी प्रकार एक ग्रह को वर्ष का स्वामी वर्षेश भी माना गया है। यदि वर्षेश पूर्ण बलवान हो तो जातक को स्वर्ण वर्षेश यदि वर्षेश छठे 8वें 12वें भाव में स्थित हो जातक अनुसार यदि इनके अतिरिक्त किस ग्रह के वर्षेश होने पर क्या फल होता है इसे संक्षेप में नीचे लिखे अनुसार समझिए। यदि वर्षेश पूर्ण बली हो तो धन प्रतिष्ठा, वर्षेश के अल्प बली होने पर धन लाभ, ये सब क्या प्रभु से फलित। अब देखो इसको इस प्रकार से समझ लो, वर्ष कुंडली के बारे में ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि चैत्र प्रतिपदा से जो नया वर्ष प्रारंभ होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जो नया वर्ष प्रारंभ होता है वो जनवरी से नहीं। लोग पूछते हैं ना कि पहली जनवरी से कि महाराज जी हमारा जो ये नया साल कैसे जाने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि जो चैत्र प्रतिपदा होती है शुक्ल पक्ष की, जब से नवरात्रि प्रारंभ होती है तो वर्ष वहीं से प्रारंभ होता है। और ग्रहों का पंचांगों का और लेन देन जो होता है ना, तो अब आपका कौन सा लग्न है, ठीक है, और उस वर्षेश में मतलब ये देख लीजिए कि जो प्रारंभ प्रतिपदा हो रही है जिस तिथि में शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि का पहला दिन प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, आपकी कुंडली जो है, आपकी कुंडली, ठीक है, उसका एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है, और उसी आधार पे वर्षेश की एक कुंडली का चार्ट बना लीजिए कि कितने बजे से नया दिन प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, उसका एक चार्ट बनाइए। तो अब आपके जहां ग्रह बैठे हैं और वर्षेश कुंडली जो भी बन के आ रही है उस दिन की जो भी नया चार्ट बन के आया पंचांग में देख लीजिएगा, ये पंचांग में पकड़ में आ जाता है। मैं आपको इसको एक तरह से कैसे बता दूं, मैं बता ही देता हूँ इसमें कि जैसे 2025 में अभी ये जो नया वर्ष साल आने वाला है, कितनी तारीख से आने वाला है, 1 मिनट रुकिए। पंचांग काम गया, चलिए लाइन पे आ जाइए। कहाँ गया मीन लग्न लास्ट में। और यहाँ पे कितनी तारीख है, 29 तारीख को देवकार्य अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या जो है, और उस दिन जो है दिन कहाँ में घटी, घंटा मिनट, तिथि 16:27, मतलब 30 तारीख को 16:27 पे जो है तिथि जो है उस दिन खत्म हो रही है। तो 16 तारीख कहाँ हुई, तारीख कितनी है, 29 तारीख को, और 29 मार्च को 16 के बाद। देखा, अभी मैं बता देता हूँ कि वर्ष फल जानने के लिए हम कैसे जानेंगे। तो हमने बात करी 29 मार्च 2025 की, ठीक है। अब 16 बजे के बाद हम इसको 17 बजाते हैं, क्योंकि 16:29 के आसपास उस दिन तिथि खत्म हो जाएगी, जो अमावस्या तिथि है वो खत्म हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट डे लग जाएगा, जहां पे भी जिसका जन्म है वो अपना जन्म डालिए, और उस साल का वर्षेश जो कुंडली है मैं इसको दिल्ली डाल देता हूँ, ठीक है। तो हमने एक चार्ट निर्माण कर लिया, चार्ट निर्माण हो गया, आ गया मेरे पास सिंह लग्न का, क्योंकि मैंने डाल दिया 17 बजे बाद, समझ रहे हैं। नेक्स्ट डे लग गया अमावस्या 16:34 से वो जितनी भी 29 मिनट पे खत्म हो गया, तो मैं 5 बजे चला गया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया 2.25 घंटे तक वो लग्न कभी भी नहीं बदलता है, 2.25 घंटे तक एक ही लग्न होता है। वर्ष कुंडली,
अब वर्ष कुंडली को हम कैसे देखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो वर्ष कुंडली जो है यहाँ पे, ये 5 नंबर का लग्न है, ये 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 है, 10 है, 11 है, ये 12 है, 1 2 3 4। अब देखिए मैं एक चीज और बता दूं, ये मैं मेरे वर्ष कुंडली के हिसाब से बता रहा हूं। अब आपके जो लग्न है ना, आप उस आधार पे भी इसमें देख सकते हैं ग्रहों को कि आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, और इसमें कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ये भी मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा वर्ष फल को, कुंडली को देखने वाला ग्रह जो माना जाएगा वो बृहस्पति है। अब देखिए मैं मेरे लिए बता दूं, मैं मेरे लिए कितनी बढ़िया चीज निकल के आई है। मैंने 17 बजे के आसपास डाला है, जब ये वर्ष शेष हो जाएगा, जिस दिन खत्म हो रहा है, उसके बाद जो प्रतिपदा तिथि लग रही है, समझ रहे, जो प्रतिपदा तिथि है उसमें मेरा ही वाला लग्न निकल के आया है, सूर्य का लग्न। ठीक है, अब केतु यहाँ धन की राशि पे बैठा हुआ है। ठीक है, सूर्य लग्न उस समय खाली बैठा हुआ है, शनि यहाँ बैठा हुआ है कुंभ की राशि पे। ठीक है, मंगल अपने पराग यहाँ पे बैठा हुआ है इनकम हाउस में, जो कि मेरा भाग्येश का घर है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ सूर्य बैठा हुआ है, अब यहाँ क्या है, बुध बैठा हुआ है, अब यहाँ सूर्य बुध के बाद चंद्रमा भी बैठा हुआ है, और कौन बैठा हुआ है, शुक्र भी बैठा हुआ है, और कौन बैठा हुआ है, राहु भी बैठ गया। ठीक है, मीन राशि पे राहु भी बैठ गया। राहु राशि परिवर्तन कर लेगा उस समय शायद, अभी तो मेष राशि पे है, किस पे। अब केतु यहाँ बैठ गया। ठीक है, शनि यहाँ बैठ गया सप्तम में, बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ ये देख लीजिए, ये वर्ष के बारे में ये बताना चाह रहा है कि अब आपका जो अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह, ये मेरा वर्ष कुंडली तैयार हो गई, वर्ष कुंडली, ये मेरी वर्ष कुंडली तैयार हो गई। ठीक है, अब इसमें ये देख लीजिए, अपनी कुंडली से देख लीजिए कि भाई ये मेरा सूर्य का लग्न आया है उस समय, जो नेक्स्ट उस दिन जो साल लगा है। ठीक है, जो नेक्स्ट साल लग गया है, तो मेरे हिसाब से मेरा सूर्य का ही लग्न है। अब शनि जो है मेरा, वो यहाँ पे पंचम में बैठा हुआ है, और यहाँ पे ये व्यवसाय के घर में बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है, और ये भाग्य को, मेष राशि को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं शनि थोड़ा सा भाग्य में रुकावट देगा, मेरे शरीर को थोड़ा बहुत नुकसान देगा। चतुर्थ, माता, भवन, भूमि, घर, प्रॉपर्टी का सुख मुझे थोड़ा सा दिक्कत देगा। अब ये राहु, चंद्र, शुक्र, सूर्य और बुध, अब मेरा लग्नेश अष्टम में बैठा है, तो कह सकते हैं आध्यात्मिक और पैतृक संपत्ति का मुझे लाभ देगा, क्योंकि मेरा लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, तो लग्नेश जो है अष्टम भाव में, और मीन राशि, मित्र की राशि में बैठा है, और सबसे ज्यादा ग्रह बलवान सूर्य होता है। ठीक है, और ये सारे ग्रह मिलके क्या देख रहे हैं, धन के घर को। और केतु मेरा लग्न में, जन्म कुंडली में बैठा हुआ है, तो केतु मेरा बहुत शुभ है, जो कि मेरे धन के घर पे है, तो मुझे अकस्मात धन मिलने का बहुत अच्छा योग है, और ये सारे ग्रह मेरे धन को जुड़वाएंगे कुछ ना कुछ, ये जरूर बोल सकता हूं। और बृहस्पति की भी इस केतु पे दृष्टि है, तो किसी आध्यात्मिक क्षेत्र से, कार्य से मेरे को, और मंगल की भी दृष्टि है, मंगल की भी इस घर पे, धन के घर पे दृष्टि है। मेरे पास अच्छा पैसा आने का योग मैं ये बोल सकता हूँ इस वर्ष में। शरीर में, मेरे शरीर शास्त्र को शनि अवश्य कष्ट देगा, क्योंकि सूर्य उसका शत्रु है। कुंभ की राशि पे शनि खुद से बलवान हो जाएगा, काफी ज्यादा तकलीफ देगा। राशि मेरी कन्या है, तो इस राशि कन्या पे केतु अकस्मात बैठा हुआ, थोड़ा सा मेरी कमर वमर में, पीठ में प्रॉब्लम देगा, स्किन प्रॉब्लम मुझे जरूर देगा। ठीक है, मेरे रिलेशनों को डिस्टर्ब करेगा, कुटुंब का घर है तो कोई अगर मेरा रिलेशन है उन चीजों को डिस्टर्ब कर देगा। बट मेरा मंगल, मेरा बृहस्पति और इतने सारे ग्रह मिलकर देख रहे हैं, तो मेरे पास धन की बहुत ज्यादा इनकम हो सकती है इस वर्ष कुंडली में, मैं ये बोल सकता हूँ, जो आने वाला वर्ष है। और ये जो, अगर देखिए, अब मैं एक बात बता दूं, बृहस्पति पूरी राशि पे 1 वर्ष रहता है, तो ये जो शुरू में बृहस्पति इस पे मिल गया है ना मुझे, इस घर पे, और यहाँ से इसको देख रहा, तो ये पूरे वर्ष मुझे अच्छा फल देगा। और वैसे तो बृहस्पति कुछ आने वाले टाइम में राशि परिवर्तन भी करेगा, पर जो वर्ष की कुंडली है, और मेरा अगर ये लग्न बन के मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा बोलूंगा इसको। शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, भाग्य में रुकावट देगा, बनते कामों में बहुत देरी विलंब कराएगा। ठीक है, अगर मेरा कोई काम है। और शनि जो है लग्न, देखो मैं एक बात बता दूं, शनि वैरागी सन्यासी बनाता है, तो मैं जो सन्यास ले रखा है ना, तो शनि मुझे हमेशा कंट्रोल में रखता है, ये चीज मैंने जरूर देखी है। मुझे बहुत चीजों में शनि कंट्रोल में रखता है, बहुत चीजों में। मेरा शनिवार का भी जन्म है, तो मेरे लिए जो आने वाला वर्ष है, मैं बोल सकता हूँ कि बड़ा अच्छा होगा। अब आप अपने कुंडली को यहाँ साइड में बना के देखिए, और इन्हीं ग्रहों को इन जगहों पे बैठा दीजिए जो उस दिन वर्ष में बैठ रहा है। फिर उस आधार से अपनी कुंडली मिलान करके देखिए कि मेरे लिए वर्ष कौन सा, कैसा है। ठीक है, ये मिलान करके देखिए। तो ये वर्ष कुंडली बनाने का एक तरीका। देखिए, वर्ष कुंडली बनाने का तरीका यहाँ पे एक और था, दूसरा तरीके से समझाया गया, पर ये जो तरीका है ये सरल तरीका है। इसमें आप वर्ष से संबंधित
मित्र में, लग्न में। अब मैं आपको डायरेक्ट एक बहुत बढ़िया बात बोल देता हूं कि आपने उस दिन जो जिस राशि पे वर्ष कुंडली में बैठे हुए जो भी ग्रह, तो ग्रह नहीं परिवर्तन करेंगे। जो भी ग्रह उस दिन जिस भी राशि में बैठे हुए ना, अगर मैंने सूर्य का लग्न ही बनाया है, ठीक है, तो सूर्य का लग्न, तो आपका जो भी लग्न है, आपका अगर वृष लग्न है, ठीक है, आपका वृष लग्न है, तो आप जहां पे जो ग्रह बैठे हैं, जैसे 6 नंबर पे केतु बैठा था, अब यहाँ पे ये 6 पे केतु है तो 12वें घर में, 3 नंबर पे राहु है, सूर्य है, बुध है, और एक चंद्रमा है, और एक और ग्रह बैठा हुआ था, कौन था, शुक्र था। तो इन सारे ग्रहों को वहीं पे बैठा के चेक कर लीजिए कि आपका वर्ष कैसा जाने वाला है। आप अपने ही लग्न के आधार पे बैठा के देख लीजिए कि आपका वर्ष कैसे जाने वाला है। तो क्योंकि क्यों बोला जाता है पता है, आपने सुना होगा, कहा जाता है कि जिस दिन वर्ष के पहले वाले दिन शुरुआत आपका दिन अगर अच्छा गया तो पूरा वर्ष अच्छा जाएगा, ये बात बोली जाती है, न्यू ईयर के दिन भी बोली जाती है। तो ये सच में ज्योतिष के आधार पे अगर हम देखें तो जो चैत्र प्रतिपदा वाला दिन आएगा, उस दिन जो भी लग्न बन के हमें मिलेगा सबसे पहला, तो वो आपके पूरे वर्ष भर आपको इफेक्ट करने वाला रहेगा। ये बोल सकते हैं कि वो पूरे वर्ष भर आपको उस टाइप का जरूर लाभ देगा। मैं ये भी बता दूं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कहते हैं मन जो होता है ना, ब्रह्मांड से, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जब वर्ष का प्रारंभ होगा, आपका दिन अच्छा जाएगा, आपके पास धन की लालसा या इच्छा जो भी है, धन आपके पास आएगा, तो आप पूरे वर्ष भर मेहनत करोगे। वो मन में, आपके मन में बैठ जाएगा कि मेरा ये वाला दिन अच्छा गया, मैंने मेहनत करी हुई, और मेहनत के कर्मों का ही फल मिलता है। तो आपका जब पूरा का पूरा वर्ष है, जहां पे भी आपका वर्ष थोड़ा सा डगमगाएगा, आप फिर मेहनत करोगे और ज्यादा पुरुषार्थ करोगे और उस चीजों को हासिल करोगे। तो ये आप अपने वर्ष फल की कुंडली बना के निकाल के देख सकते हो कि भाई मेरे ग्रह के आधार पे, आपके लग्न के आधार पे बोलो, क्योंकि उस दिन जो प्रतिपदा का दिन आएगा, ठीक है, तो ग्रह वही जहां बैठे हैं वो तो यहीं पे बैठे रहेंगे। ये ग्रह अपना राशि नहीं बदलेंगे, राशि तो जहां पे बैठे हैं उसी नंबर पे बैठे रहेंगे ग्रह, बट आप लग्न चेंज कर सकते हो। लग्न को चेंज करके अपना वर्ष फल देख सकते हो कि मेरा वर्ष फल कैसा होने वाला है। अब बृहस्पति उस दिन वृष राशि पे बैठा वहीं बैठेगा, मंगल मिथुन पे बैठा वहीं बैठेगा, केतु कन्या राशि पे बैठा वहीं बैठेगा, शनि कुंभ पे बैठा वहीं बैठा, मीन राशि पे सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, चंद्रमा बैठा है, राहु बैठा है, शुक्र बैठा है, 5 ग्रह ये वहीं बैठेंगे। और अब आप अपने लग्न को मीन लग्न में ढालो तो 5 ग्रह ऊपर आ जाएंगे लग्न में। इस तरह से अपना वर्ष फल चेक कर सकते हैं। 2025 प्रतिपदा, चैत्र प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष जब से नवरात्रि प्रारंभ होती है, ये आपका साल कैसा जाने वाला है। और एक चीज बता दो, ये तो हो गया वर्ष फल यहाँ पे एक नववर्ष के आधार पे, और सबसे बड़ी डिपेंडेंट मतलब क्या चीज रहती है ये भी बता दो, जो आपकी दशा चल रही होती है वो दर्शाती है कि आपका समय कैसा चलने वाला है। देखिए ये जो चीज है ये तो दर्शाएगी थोड़ा बहुत कि आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, थोड़ा बहुत दर्शा देगी, बट आपकी अगर दशा खराब है तो वो इसमें फल में न्यूनता कर देगी, न्यूनता ला देगी। और वहीं अगर दशा अच्छी है और इस टाइप से अगर लाभ वाला चार्ट है या हानि वाला भी चार्ट बना हुआ है और दशा अच्छी है तो वो लाभ दे देगी। ये दशा के आधार पे वो होता है, डिपेंड होता है कि आपके समय कैसा चल रहा है, वो ये चीज दर्शाती है। चलिए अब हमने इसमें ये पढ़ लिया गलत कुंडली को ठीक करने वाला, और वर्ष फल के बारे में भी पढ़ लिया। वर्ष फल में एक ग्रह को मुंथा ग्रह बोला जाता है, ये भी बता दूं। वो मुंथा ग्रह जो होता है पूरे वर्ष का मालिक होता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि वो मुंथा ग्रह कौन सा है, वो भी इसमें बताया गया। वर्ष फल की 9 ग्रहों के समान ही एक ग्रह मुंथा विशेष रूप से माना गया है। जातक की वर्ष कुंडली बनाते समय ज्योतिषी लोग वर्ष कुंडली में मुंथा किस भाव में बैठा है इसे स्पष्ट लिख देते हैं। तो उसको कैसे देखेंगे, वर्ष फल स्थित ग्रहों के फलादेश की जानकारी है, जन्म राशि किस ग्रह का क्या फलादेश, इसका संपूर्ण विवरण अगले फलादेश प्रकरण में विस्तार पूर्वक दिया गया है। गुरु राहु मंगल मुंथा का संक्षिप्त फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए। मुंथा दशम भाव में बैठा है, दशम भाव में मुंथा ग्रह। अब मुंथा ग्रह कौन सा होता है पता है, जो इस वर्ष का मालिक है उसको मुंथा ग्रह कहते हैं। जो वर्ष का मालिक है, जो वर्ष का मालिक है इस वर्ष में जो राजा होता है। राजा कौन होता है ये भी बता दो, यहाँ पे राजा यहाँ पे लिखा हुआ ज्योतिष चक्र रिद्धि वर्ष मंगल राजा, देखो ये लिखा हुआ वर्ष का राजा मंगल था। 2024 का वर्ष का राजा मंगल है। अब राजा कौन होगा अगले वर्ष का ये देख देते हैं, अभी देख देते हैं अगले वर्ष का राजा कौन होगा। जो लास्ट वाला दिन होगा ना यहाँ पे, उसके अगले वाला जो दिन है 2025 का, वो राजा होगा। अभी बताते हैं अगले वर्ष का राजा कौन है और मंत्री कौन होगा। एक राजा होता है, एक मंत्री होता है, उन्हीं के आधार में पूरा वर्ष होता है कि जो राजा होता है ना वो अपना अच्छा रिस्पॉन्स देता है। वो राजा अगर आपका अच्छा है तो वो आपको अच्छा फल देगा, और राजा आपका बुरा है तो आपको दंड देगा, ये भी बता देता है इसमें।
अब हम देख लेते हैं कि इस अगले नेक्स्ट ईयर का राजा कौन है। अब यहाँ पे मंगलवार कहेंगे बे, कौन सा वार कहेंगे, वार फल नक्षत्र वार को आए, मीन राशि का चंद्रमा है शनिवार। शनिवार भाई साहब अमावस वाले दिन तो शनिवार है, इसका मतलब सूर्य राजा होगा अगले साल 2025 का। और सूर्य तो मेरा लग्न है और लग्न में बन के आ साढ़े, मैं तो पक्का राजा बनूंगा। नेक्स्ट ईयर का राजा जो है वो सूर्य है, समझ रहे, 2025 का जो राजा है वो सूर्य होगा नेक्स्ट ईयर का राजा, क्योंकि यहाँ अमावस तक का चार्ट दे रखा है और रवि शनिवार है उस दिन, तो अमावस में भी चेक कर लो, मैं संडे आ रहा ना 29 मार्च के बाद 30 मार्च, रविवार ही तो होगा उस दिन। भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे तो सही में राजयोग बनने वाला है। मैं कहेंगे पंचांग में ये जनवरी फरवरी मार्च, मार्च की 30 तारीख कहाँ है, रविवार है। हाँ हाँ हाँ, इस महीने का त्योहार वाला गुड़ी पड़वा, मार्च की 30 तारीख संडे का दिन है, संडे का दिन है। रवि सूर्य पूरे वर्ष का राजा होगा, पूरे वर्ष का राजा रवि, और सूर्य मेरा लग्न है, शत्रु हंता है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा ही होगा, ये बोल सकता हूँ पूरा वर्ष 2025, ये वर्षफल देखने का तरीका। ठीक है, अब बात करते हैं क्या उसके आगे क्या बताया गया। उसके आगे अब सब लग्नों को चार्ट, 12 लग्नों की कुंडलियों को मेष लग्न का संक्षिप्त फलादेश। मेष लग्न में जन्म लेने वाला जातक दुबले पतले शरीर वाला, अधिक बोलने वाला, उग्र स्वभाव वाला, रजोगुणी, अहंकारी, चंचल, बुद्धिमान, धर्मात्मा। इसको यार बैठ के पढ़ेंगे, इसको बैठ के पढ़ेंगे, बैठ के पढ़ेंगे। चलो भाई, अब देखो आज मेष लग्न के बारे में पढ़वा रहे हैं कि मेष लग्न में जो ग्रह होता है वह किस प्रकार का होता है, और मेष लग्न को चलो वर्ष फल के बारे में तो मैंने बता दिया आज कैसे होता है। देखो क्या लिखा है, मेष लग्न में जन्म लेने वाला जातक दुबले पतले शरीर वाला, अधिक बोलने वाला, ठीक है, मेष लग्न वाला, उग्र स्वभाव वाला, रजोगुणी, रजोगुण होता है मेष गुण लग्न जो होता है, मैं आपको बता दूं वैसे मेष मंगल जो है तमोगुणी ग्रह माना गया है, पर मेष जो है उसका कारक ग्रह लग्न का सूर्य माना जाता है, कारक ग्रह। तो सूर्य का जो कारक ग्रह सूर्य रजोगुण ग्रह है, रजोगुण माने राजाओं का स्वभाव है, उसके अंदर रजोगुण माने राजाओं का स्वभाव, तो इसलिए इसमें यहाँ पे रजोगुणी लिखा है। रजोगुणी अहंकारी, मेष लग्न काफी अहंकार होता है, मंगल ग्रह में ही अहंकार होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, मेष लग्न, अब उसके अहंकारी के बाद मेष लग्न को चंचल भी बोला गया है, बुद्धिमान, धर्मात्मा, अत्यंत चतुर, अल्प संततिवान, संतानें कम होती है, 2-3 संतानें होती है, अधिक पित्त वाला, इन लोगों के अंदर पित्त प्रकृति होती है, मेष अग्नि तत्व है, इनकी प्रकृति पित्त होती है। अब क्या लिखा है, सब प्रकार के भोजन करने वाला, ठीक है, सब प्रकार के भोजन करने वाला। उसके बाद शब्द लिखा हुआ उदार, उदार माने दयालुता भी इसके अंदर भरपूर होती है। अब मैं बता दूं उदार शब्द का अर्थ क्या होता है, कि जैसे किसी को दयावान बोला जाता है, जो लोगों के ऊपर दान पुण्य करता है, तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपना हिस्सा भी निकाल के दूसरे को दे देने में राजी खुशी रहता है सब समय, कि यार ले तू ये भी खा ले मेरी तरफ से, तो उस व्यक्ति को उदार बोला गया। कुल दीपक, कुल का दीपक बनने वाला, अच्छा, तथा स्त्रियों से अल्प स्नेह, स्त्रियों से थोड़ा दूर रहता है, ठीक है, मेष लग्न वाला, स्त्रियों से इसका इतना ज्यादा वो नहीं होता, दूर रहने वाला, स्त्रियों से अल्प स्नेह तथा द्वेष रखने वाला, थोड़ा द्वेष रखता है स्त्रियों से। जातक यदि स्त्री हो तो पुरुषों से कम स्नेह तथा द्वेष रखने वाली होता है, मतलब अगर स्त्री है लड़की किसी की मेष लग्न में, तो वो पुरुषों से ज्यादा बातचीत नहीं करेगी, थोड़ा दूरी बना के। इसके शरीर का रंग कुछ लालिमा लिए हुआ होता है, मैंने बहुत बार बोला है कि मंगल का जो रंग होता है वो लालिमा होता है। जैसे अभी मैंने एक कुंभ लग्न और मकर लग्न चार्ट बनाया था और धनु लग्न बताया था, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि जो शनि का लग्न है उसमें थोड़ा कालापन जरूर आता है, तो उसी हिसाब से जब मेष का लग्न है तो उसमें लालिपापन जरूर आएगा और आंखें लाल होंगी और आंखें बड़ी बड़ी होंगी मेष लग्न वाले की। अब क्या लिखा देखिए, मेष लग्न में जन्म वाले जातक को अपनी आयु के 6ठे, 8वें, 15वें, 21वें, 36वें, 40वें, 45वें, 56वें, 63वें वर्ष में शारीरिक कष्ट एवं धन हानि का सामना करना पड़ता है। कितनी बड़ी बात बोली गई है। मेष लग्न में जन्म वाले जातक को आयु के 6ठे, 6 अंक, 8वें, 6, 8, 15वें, 21वें,
36वें, 40वें, 45वें, 56वें, 63वें वर्ष में शारीरिक कष्ट का सामना करना। मेष लग्न में जन्म वाले जातक को आयु के 16वें वर्ष में, 20वें, 28वें, 34वें, 41वें, 48वें, 91वें वर्ष में धन प्राप्ति, वाहन सुख, भाग्य वृद्धि आदि विविध प्रकार के लाभ का आनंद होता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया है कि यह बात पहले बताई जा चुकी है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर नवग्रहों का प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है। ग्रहों की जन्मकालीन स्थिति के अनुसार, जन्मकालीन जो कुंडली में होती है, और एक ग्रहों की दैनिक गोचर की स्थिति के अनुसार कि आज ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के समय क्या चल रहा है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जातक की जन्मकालीन ग्रह स्थिति जन्म कुंडली में दी जाती है, जो जन्मकालीन होती है, जन्म कुंडली जिसको बोला जाता है, उसमें जो ग्रह जिस भाव और जिस राशि पर बैठा होता है वह जातक के जीवन पर अपना निश्चित प्रभाव निरंतर स्थायी रूप से डालता है, मतलब हमेशा डालता है। वो ग्रह जो जन्म कुंडली में जिस भी राशि पे जो ग्रह बैठा, अच्छा है, शुभ है, खराब है, भला है, जैसा भी है, वो अपना प्रभाव पूर्ण रूप से सब समय उसका एक मोटा प्रभाव रहता ही रहता है। अब उसके बाद दैनिक गोचर गति के अनुसार विभिन्न ग्रहों की जो स्थिति होती है उसकी जानकारी पंचांग के द्वारा दी जा सकती है। ग्रहों की दैनिक गोचर गति के संबंध में या तो किसी ज्योतिषी से पूछ ले। यही बोला गया है कि दैनिक में आपके कौन सा गोचर चल रहा है, क्या दशा चल रही है, आपके ग्रह कहाँ बैठ के आपको कैसा फल दे सकते हैं, ये चीज आपको पता लग जाता है। लेना चाहिए, ज्योतिष से लेना चाहिए, अथवा स्वयं ही उसे मालूम कर लेने का तरीका सीख लेना चाहिए। इस संबंध में पुस्तक के पहले प्रकरण में विस्तार पूर्वक लिखा जा चुका है। ये कह रहे हैं कि आपकी दशा कैसी रहेगी, आपकी ये वाली दशा अभी का टाइम गोचर किसी भी व्यक्ति का कैसा रहेगा, इसी के लिए बेसिक पढ़ने के लिए बोला गया किताब में कि आपको अगर बेसिक की नॉलेज है तो आप अपने से भी देख सकते हैं कि आपका समय अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, अगर बेसिक नॉलेज आपने लिया। और मैंने जो ये चीजें पढ़ाई है बड़ी बेसिक्स पढ़ाई है। जो भी मेरी वीडियोस यूट्यूब में जाके सीखेगा, देखेगा, वो मैं कह रहा हूँ अपनी कुंडली देखना स्वयं से ही सीख जाएगा, बड़ा सरल है। अब इसमें क्या लिखा है, दैनिक गोचर गति के अनुसार विभिन्न ग्रह जातक के जीवन पर अस्थाई, स्थायी नहीं, अस्थायी रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। मतलब वो आते जाते रहते हैं गोचर में, क्योंकि राशि रोज परिवर्तन होती है 2.25 दिन पे। तो अगर आपको सर्दी जुकाम कोई ग्रह दे रहा है तो हो सकता है वो 2 दिन बाद छोड़ दे, 3 दिन बाद छोड़ दे, क्योंकि वो राशि परिवर्तन कर लेगा। और जिस दिन आपके अग्नि तत्व पे आ जाएगा उस दिन सर्दी जुकाम खत्म हो जाएगा, बुखार खत्म हो जाएगा। कोई भी नेगेटिव ग्रह होता है कि 2 दिन नेगेटिव अष्टम भाव पे आता है तो वो शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देता ही देता है। आपके लग्न से जो भी 8वां घर बैठा हुआ है, समझ रहे हैं, तो आपको 2-2.5 दिन के लिए बुखार भी दे सकता है, 2-2.5 दिन में आंखों में दर्द भी दे सकता है, 2-2.5 दिन के लिए दांतों में दर्द भी दे सकता है। तो ये गोचर के ग्रहों का प्रभाव होता है, गोचर में ग्रहों का प्रभाव होता है। अब देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात बोली है। उदाहरण के लिए यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य मेष राशि प्रथम भाव में बैठा हो तो उसका स्थायी प्रभाव जातक के जीवन पर आगे दी गई कुंडली की संख्या। अब देखिए ये फालतू की चीजें नहीं पढ़ा रहा मैं, क्योंकि फालतू की चीजों में यहाँ पे ये बताया गया है कि मेष, ये तो नोट्स जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं भेज दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या पढ़ाया गया, मैं यहाँ से ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ ये बढ़ाया गया, मेष लग्न में सूर्य का फल। जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो, जन्म कुंडली के प्रथम भाव सूर्य में इस सूर्य की स्थिति, उसे सूर्य का फलादेश नीचे लिखे अनुसार। तो ये मेष लग्न बनाया, ये मेष लग्न बनाया, ठीक है, मेष लग्न ये बनाया है। सूर्य को अष्टम में बैठा दिया, नवम में बैठा दिया, दसम में बैठा दिया, 11वें में, 12वें में। अब मेष लग्न में चंद्रमा का फल, मेष लग्न में चंद्रमा का फल, सब चंद्रमा अष्टम में, नवम में। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि सारे ग्रहों को मेष लग्न में, चंद्रमा के बाद मंगल, फिर बुध बैठा दिया दसम भाव में, 11वें में। सारे ग्रहों को सीरियल वाइज मेष लग्न का, सारे ग्रहों का, राहु केतु से लेके, अब इसके बाद आ गया वृष लग्न। तो इन्होंने इस तरह से एक एक ग्रह को विभिन्न विभिन्न भावों में अलग अलग बैठा के उससे संबंधित फलादेश किया है कि मित्र की राशि पे बैठा हुआ सूर्य मेष लग्न में अपने मित्र की उच्च का होके सूर्य बैठा हुआ जातक को उच्च मान सम्मान वाला पद देगा। अब सप्तम भाव से उसी की नीच दृष्टि सप्तम भाव में पत्नी के घर पे पड़ रही है, तो पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा तथा वैवाहिक जीवन को खराब करेगा तथा व्यवसाय से संबंधित समस्याओं को जरूर देगा। ये चीज यहाँ पे मेष लग्न में सूर्य जो लग्न में बैठा वो ये काम करेगा। यही इन्होंने विभिन्न भावों में अलग अलग ग्रहों को दर्शा के बताया है कि किस घर में बैठा हुआ कौन सा ग्रह मित्र है, अच्छा है, खराब है, फल शुभ है, अशुभ है, वो चीज बताया गया। तो फलादेश अब हम इसको चालू करेंगे, अपने बच्चों को सिखाना चालू करेंगे जो क्लास में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या लिखा देखिए, सूर्य शरीर स्थान में उच्च का होकर अपने मित्र मंगल की राशि पर बैठा हुआ है। सूर्य मित्र की राशि पर बैठा है, अत इसके प्रभाव से जातक शरीर स्वस्थ वाला, स्वस्थ शरीर वाला, मध्यम कद वाला, स्वाभिमानी, स्वाभिमानी ईगो अहंकार से भरा हुआ स्वाभिमानी बोल सकते हैं कि आत्मसंपन्न, तेजस्वी तथा परम विद्वान होगा। क्योंकि सूर्य जो है बहुत अच्छा ग्रह है, राजा ग्रह है, और राजा तो विद्वान होते ही हैं।
उसकी वाणी प्रभावशाली होगी, जिससे दूसरे लोग बड़े ध्यान और आदर के साथ सुना करेंगे। संतान पक्ष की प्रबलता, क्योंकि पंचम भाव जो है मेष लग्न में 5वें घर का मालिक सूर्य है। पंचम भाव देखो यहां बता दो, अब देखो यहां से कैमरे से दिखाते कि जैसे ये मेष लग्न है, कौन सा, ये मेष लग्न है, तो सूर्य यहां बैठा हुआ है। अब सूर्य मालिक कहां का, यहां का 5 नंबर यहां लिखा हुआ है, तो यहां साफ लिख दिया कि सूर्य शरीर स्थान में उच्च का होकर अपने मित्र मंगल की राशि पर बैठा है। अत इसके प्रभाव से जातक स्वस्थ शरीर वाला, मध्यम कद वाला, स्वाभिमानी, तेजस्वी तथा परम विद्वान होगा। उसकी वाणी प्रभावशाली होगी, जिसे दूसरे लोग बड़े ध्यान और आदर के साथ सुना करेंगे। संतान पक्ष की प्रबलता, क्योंकि पंचमेश का लॉर्ड है और अपने मित्र की राशि पे बैठा हुआ है, और अपने से कोई भी अगर पंचम भाव का मालिक हो या जो भी उससे लेन देन हो और मित्र ग्रह हो, तो वो उसका हमेशा भला करता है। अब देखिए क्या लिखा है, उसकी वाणी प्रभावशाली होगी, जिसे दूसरे लोग बड़े ध्यान के आदर से सुनेंगे। संतान पक्ष की प्रबलता, पंचमेश है इसलिए। बुद्धिमता, क्योंकि ये बुद्धि का भी घर है। साहस, धैर्य, साहस और धैर्य को भी दिखा रहा है। शक्ति, व्यवहार कुशलता, महत्वाकांक्षा आदि गुण जातक को सहज में प्राप्त होंगे। कितनी बढ़िया बात बोली है। सूर्य जो मेष राशि पे बैठा है, तो बहुत सारी चीजों को, इस घर को, पराक्रम के घर को, सूर्य है अपने से तीसरा पराक्रम का घर, हमेशा अच्छा काम करता है। अब क्या लिखा है, परंतु स्त्री पक्ष, क्योंकि यहाँ पे उसकी नीच दृष्टि, तुला राशि पे सूर्य की दृष्टि नीच होती है। परंतु स्त्री पक्ष व्यवसाय, स्वास्थ्य, थोड़ा सा स्वास्थ्य पे इफेक्ट करता है, तथा झगड़े झंटे के घर सप्तम भाव पर सूर्य का नीच दृष्टि पड़ रही है, इसलिए जातक को दाम्पत्य सुख में कुछ कमी, कलेश की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार उसे अपनी जीविकोपार्जन के क्षेत्र में भी, जीविकोपार्जन, क्योंकि कर्म स्थान जो शनि है और सूर्य मंगल दोनों का ही शत्रु है शनि, तो जीविकोपार्जन के क्षेत्र में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते रहना होगा। ऐसे सूर्य वाले जातक की पत्नी या पति, जिसका भी चार्ट है, स्त्री का है तो पति के लिए और पत्नी का मतलब पुरुष का चार्ट है, अधिक सुंदर नहीं होती। वह उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ कम ही चल पाती है। बात समझ में आया, इसमें लिखा हुआ है। अभी इसमें देखो इन्होंने क्या बात बोली है कि जब मेष लग्न में उच्च का है, तो आदमी के अंदर महत्वाकांक्षी, इच्छा, कामनाओं से भरपूर, सारी चीजों को सब परिपूर्ण बोल सकते हो। सारी चीजों में सूर्य मेष लग्न में राजा ग्रह होके बैठा हुआ, उच्च का होके अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेगा। बट यहाँ क्या बोल दिया कि जो सप्तम भाव पत्नी का घर है, ठीक है, तो वहां 7 नंबर आएगा, वहां पे सूर्य की नीच दृष्टि होती है, तो वैवाहिक जीवन संबंधित उसको अच्छा सुख लाभ नहीं प्राप्त होगा, उसमें तो कहीं ना कहीं न्यूनता कमी आ जाएगी। अब क्या एक बात और बोल दिया है कि जो सप्तम भाव पत्नी है उस पे सूर्य की नीच दृष्टि, तो पत्नी चाहे जो भी वो पत्नी हो, चाहे कितनी बढ़िया अप्सरा को क्यों ना ब्याह के लेके आ जाए, उसका स्वभाव थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा ही रहेगा, जो घर गृहस्थी में झगड़े झंझट टेंशन पति को देगी, जिसकी वजह से काम धंधा भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा। क्योंकि जहां लग्न में बैठा हुआ सूर्य उसको विद्वान ज्ञानवान बहुत अच्छा बनाएगा, वही सप्तम भाव को डिस्टर्ब जरूर करेगा। जीवन इसी आधार पे बोला गया किसी भी ग्रह का फलादेश कि जीवन में अगर सुख है तो सामने दुख भी पहले से ही तैयार है, और मनुष्य वो होता है जो जीवन में सुख दुख को पूरा रेडी होकर पहले से तैयार रहता है कि मैं अगर आनंद भोग रहा हूं, सुख को देखिए, शुक्र ग्रह को सुख का कारक माना गया। शुक्र जीवन में ऐश्वर्य देता है, भोग देता है, खान पान देता है, बढ़िया चीजें देता है। बट जस्ट उसके बाद क्या आता है, शनि, जो कि वैराग्य कारक है, दुख का कारक है, कष्ट का कारक है, चोट का कारक है, बीमारियों का कारक है। तो यही चीज जीवन बताता है कि अगर आपके कोई भी सुख है तो उसके बाद बिल्कुल रेडी खड़े रहो दुख झेलने के लिए, उसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहो, क्योंकि दुख का अगर आपने बड़े सरल भाव से, अच्छे भाव से काट लिया जीवन में, तो उसके बाद राजयोग आता है, जिसको कि सूर्य बोलते हैं, बैठ के खाने वाली व्यवस्था। तो जिस व्यक्ति ने शुरू में जीवन में बड़ी मेहनत करी है, वही व्यक्ति जो है सूर्य जैसा राजा बन के चमकता भी है और आराम से बैठ के खाता है, जिसने जीवन में कष्ट उठाया, मेहनत करी है। लोग आजकल सोचते हैं हम ट्रेडिंग कर लेंगे, जुआ खेल लेंगे, लॉटरी खेल लेंगे, इससे हमारा भाग्य उत्तर हो जाएगा, हम राजा बन जाएंगे। जिसने जमीनी स्तर पे सब कर्म करके नहीं देखे हुए, नहीं जानकारी ली हुई चीजों को, वह व्यक्ति अपना भला नहीं कर सकता जीवन में। भी बता दो, कोई पुण्य ही होते हैं बड़े कम लोगों के, पिछले जन्मों के कोई पुण्य होते हैं जिसके भाग्य से आदमी चमक जाए, या माँ बाप की कोई सेवा करी हो या आशीर्वाद हो, बहुत कम गिना चुना कोई 1-2 व्यक्ति होते हैं। बाकी बिना मेहनत के शनि ग्रह जो है, कहते हैं शनि क्रूर एवं पाप ग्रह होता है, परंतु उसका अंतिम परिणाम यह होता है मनुष्य को दुर्भाग्य एवं संकटों के चक्कर में डालकर शुद्ध एवं सात्विक बना देता है।
तो वो आपको सूर्य राजा तभी बनाएगा जब आपकी वो परीक्षा ले लेगा, आपको कष्ट देगा, तकलीफ देगा, दुख देगा, सहन करने की शक्ति देके ना पूरा लोहे की तरह सख्त बना देगा, तब शनि राजा बनाता है किसी भी को भी, ये याद रखिएगा। जीवन में कोई भी एक पद हासिल करना या मुकाम हासिल करना, उसमें शनि का विशेष रोल है। और शनि जीवन में मनुष्य की परीक्षा का कारक ग्रह, टेस्ट लेता है जीवन में बड़े बड़े शनि। सोमवार जो होता है वो जीवन में किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए होता है। मंगल जो होता है उसमें प्रारंभ के बाद साहस पराक्रम की जरूरत होती है। बुध जो होता है उसमें बुद्धि की जरूरत होती है, बुद्धि की, अपनी बुद्धि भी लगा के काम करो, दूसरों के कहने से नहीं। कहते हैं ना जोश में होश खो बैठता है, ये इसलिए बोला गया क्योंकि मंगल के बाद बुध आता है। आपने जोश तो दिखाया घोड़े की तरह, पर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। तो जोश के साथ बुद्धि भी इस्तेमाल करनी चाहिए, तब जीवन में सक्सेस मिलती है। अब बुद्धि के बाद गुरु आता है। गुरु का अर्थ पता है क्या है? कि जो बड़ों की राय है उसको भी लेके चलो। बड़े बहुत बार जीवन में अनुभव देते हैं कि बेटा ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत, क्योंकि वो जीवन का अनुभव लेके बैठे हुए। तो सोमवार जो होता है वो प्रारंभ करने के लिए दिन माना गया। उसके बाद जो मंगल होता है वो पराक्रम करने के लिए माना गया, कि अपनी मेहनत लगा दो उसमें पूरी जी जान से। उसके बाद बुद्धि लगा के मेहनत लगाओ। मेहनत के बाद बुद्धि का इस्तेमाल भी करो उसमें। सिर्फ मेहनत ही नहीं है, मेहनत तो गधा भी कर रहा है, घोड़ा भी कर रहा है, तो मेहनत भी करो, उसके बाद उसमें बुद्धि का इस्तेमाल करो। और फिर उसमें बड़ों की राय भी ले। बड़ों की राय का अर्थ समझ रहे हो? गुरु। गुरु का अर्थ हो गया बड़े, जो बड़े बूढ़े हैं, जो भी है उनकी राय लो, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव है। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र मतलब सुख। शुक्र जो ग्रह है वो सुख है। जब तुम गुरु बड़ों का आदर मान सम्मान करोगे, उनको साथ लेके चलोगे, तो अपने आप ही तुम्हें सुख मिल जाएगा। शुक्र जो सुख का कारक है, शुक्र जो शॉपिंग करने का कारक है, शुक्र जो मॉल में पिक्चर देखने का कारक है, घूमने का कारक है, विदेश घूमने का कारक है, कंट्रीज इधर उधर घूमने का कारक है, तो वो शुक्र है। तो शुक्र जब आप अपना अच्छा करोगे, समझ रहे हो, मतलब गुरु को साथ लेके चलोगे, तो शुक्र स्वाभाविक आपको सुख मिलेगा। अब सुख के बाद ही दुख भी है, शनि भी है। शनि काला ग्रह है, दुख है, बीमारी है, रोग है, कष्ट है, परीक्षा है, टेस्ट है। तो ये जब आदमी इसको झेल लेता है, उसके बाद आता है रवि। रवि कौन होता है? सूर्य। तो जो आदमी राजा बन गया ना, वो अपना ओहदा कभी नहीं खो सकता। इस बात को हमेशा याद रखना। जिसको ग्रहों ने एक बार राजा बना दिया, शनि ने टेस्ट लेकर, वो राजा के पद से उतरने के बाद भी राजा ही बोला जाता है। इस बात को याद रखना। राजा के पद से भले ही उतर जाए, पर उसको राजा ही बोला जाता है। तो एक बार जो व्यक्ति राजा बन गया, शनि ने जिसको, और जिसने जीवन में कष्ट करके उस लेवल पे पहुंच गया, उसे नीचे नहीं आ सकता। वो उस लेवल का ही स्थित, तो उसने एक इस जीवन में मुकाम हासिल कर लिया वाला। समझ रहे? चलिए आज की क्लास को यहीं बंद करूंगा। आज मैंने कुंडलियों को ठीक करने का तरीका सिखाया कि कुंडलियां कैसे ठीक करी जाती हैं। उसमें पूर्ण रूप से जिस व्यक्ति के ऊपर सारा फलादेश करके देखो, आगे वाले चार्ट का, पीछे वाले चार्ट का, मतलब मान लो किसी का कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न से पहले मिथुन लग्न आता है और उसके बाद सिंह लग्न आता है। तो देखो उस व्यक्ति के अंदर में स्त्री वाला स्वभाव है, नपुंसकता वाला स्वभाव है, या सूर्य के शेर जैसा स्वभाव है, या बुद्ध वाला इधर से बच्चे जैसा स्वभाव है। इसे स्वभाव को पकड़ने से आपको पता लग जाएगा कि उस व्यक्ति का जो लग्न है वो कौन सा है। और मैंने बता भी दिया कि माता का घर होता है, पिता का घर होता है। अगर माता के घर पे द्वि स्वभाव राशि है, कोई भी माता के घर पे द्वि स्वभाव राशि है, 9 नंबर है, 3 नंबर है, तो ये बताता है, 12 नंबर है, 6 नंबर है, तो ये बताता है कि इसकी माँ की जो बहनें हैं, भाई हैं, वो ज्यादा होंगे। तो इस आधार पे आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हो देख के। ठीक है ना? चलिए आज की क्लास यहीं बंद करूंगा। आज मैंने वर्ष कुंडली के बारे में बताया कि वर्ष कुंडली कैसे देखते हैं, और ये बताया कि कुंडली को ठीक कैसे किया जाता है। किसी की कुंडली मान लो डेट टाइम अगर गलत है, तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं आप, ये भी मैंने बता दिया। आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। और अब मेरा बेसिक यहीं कंप्लीट हो गया। बेसिक मैंने मेरे स्टूडेंटों को व्हाट्सएप में, वैसे तो यहाँ पे भी सिखा ही रहा हूँ, मैं सिखा ही रहा हूँ लोगों को। मैंने बच्चों को 65 पेज समथिंग डाले थे, 59-65 पेज, हाँ इतने ही डाले थे, 64-65 पेज, तो वो मैंने डाल दिया। कैसे डाल दिया? मतलब सब पढ़ा दिया। अब मेरे पास 2 से 3 बच्चे नए ज्वाइन हुए, तो 2-3 बच्चे जो नए ज्वाइन हुए उनको मैं संडे को, परसों 2-3 घंटे सुबह की क्लास लेके सारे बेसिक को कंप्लीट कर दूंगा। उनको बोल दूंगा लाइव में आ रहा हूं मैं, और पूरा बेसिक उनको एक बार रिवाइज करा दूंगा पूरा का पूरा सही तरीके से। और बेसिक उनको मैं ये भी बोल दूंगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पूरी सीरियल वाइज क्लास डली हुई है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर डिफाइंड करके। तो आप वहाँ जाके आराम से डिफाइंड करके उस वीडियो को देखो और सीखो। और मैं एक बार तो यहाँ पे डिफाइंड 2-3-4 घंटे की क्लास कर दूंगा, 1-2 दिन में उनको कंप्लीट करा दूंगा बेसिक। क्योंकि देखो ये पढ़ने वाली चीज़ है बेसिक, मैं तो दिमाग में नहीं घुसा सकता, मैं तो उसे समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो जो पढ़ने वाली चीज़ है वो तो पढ़ के ही समझ में आएगी।
और मैंने तो डिफाइन कर करके वीडियोस बनाई थी, और मेरे से अगर कुछ पूछेंगे तो मैं बता ही दूंगा, मुझे तो नॉलेज है ही है, तो मैं बता दूंगा। अब बात रही मेष लग्न में सूर्य का फलादेश, तो आज मैंने बता दिया मेष लग्न में सूर्य का फलादेश। नेक्स्ट टाइम मैं अब कल से यही पढ़ाना चालू करूंगा कि सूर्य जो वृष लग्न में अगर बैठा हुआ है, ये द लिखा है, यहाँ द नहीं आएगा, यहाँ सू होगा, तो सूर्य जो वृष लग्न में बैठा है, फिर मतलब मेष लग्न में वृष राशि में तीसरे नंबर पे, तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवे पे, फिर छठे पे, क्या क्या काम करेगा, उसका क्या क्या फल होगा, अब ये मैं कल से पढ़ाना चालू करूंगा। तो सूर्य के बारे में चालू करूंगा, फिर चंद्र के बारे में चालू करूंगा, फिर मंगल के बारे में चालू करूंगा। अब कोशिश मेरी यही रहेगी कि कल से मैं इन सारे ग्रहों के बारे में पढ़ाना चालू करूं। और मेष लग्न में सूर्य चंद्र मंगल बुध जो इनकी फोटोज है ये वाली, कि भाई कौन अपने मित्र की राशि पे बैठा, जैसे कि गुरु के बारे में पढ़ ले। प्रथम केंद्र तथा शरीर स्थान में अपने मित्र की मंगल राशि पे बैठे गुरु के प्रभाव जातक अत्यधिक यश मान सम्मान उन्नति बाहरी स्थानों से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु 12वें घर का भी मालिक है और लग्न में बैठा है, यश प्राप्त करता है बाहरी स्थान। गुरु 5वीं मित्र दृष्टि संतान एवं विद्या के स्थान को देखता है, इसलिए जातक बुद्धिमान विद्वान तथा संततिवान भी होता है, ये भी बताया। 7वीं दृष्टि से शत्रु की तुला राशि में स्त्री व्यवसाय के स्थान को देख, अतः स्त्री व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां उपस्थित होती है। 9वीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को स्वक्षेत्र अपने ही घर को देखने के कारण, क्योंकि 9 नंबर जो गुरु जो है बृहस्पति 9 नंबर उसका खुद का ही यादव होता है, खुद ही की धनु राशि हो गई। भाग्य एवं धर्म की वृद्धि होती है। संक्षेप में ऐसा जातक यशस्वी धनी सुखी धर्मात्मा विद्वान बुद्धिमान होता है। मेष लग्न में गुरु का फलादेश किया हुआ है, तो ऐसे ही सारे ग्रहों को मेष लग्न में फलादेश कल से चालू रहेगा। आज इतना पढ़ा दिया, समझा दिया, ठीक है। और जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो ये लोग पढ़ लेना, समझ लेना। और तुम लोगों को वर्ष कुंडली में कोई त्रुटि हो रही हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो मुझसे पूछ लेना। और वही व्यक्ति पूछ पाएगा जो मेरे से क्लास में ज्वाइन है, जुड़ा हुआ है। 6 महीने का मैंने उनसे टाइम लिया, 6 महीने में फलादेश करना पूर्ण रूप से कंप्लीट सिखा दूंगा। और उसके बाद क्या सिखाऊंगा उनको मैंने बता दिया है कि उसके बाद जो हस्तरेखा है, और मतलब वो 6 महीने में सिखा दूंगा। हस्तरेखा, फेस रीडिंग, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें। पढ़ाई 2 साल भी ज्योतिष की खत्म नहीं होने की, मैं ये भी बता दूं। पढ़ाई 2 साल भी ज्योतिष की खत्म नहीं होने की। और जो व्यक्ति मेरे पास सीखेगा, ठीक है, उसको मात्र 6 महीने की फीस देनी है, और वो उसके बाद सीखता रहेगा 2 साल 3 साल, जितने दिन भी मेरी क्लासेस चलेंगी, उनको मैं पर्सनली भी उनके प्रश्नों के उत्तर देता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। चलिए आज का लाइव यहीं बंद करते हैं। लाइव क्या, मेरी क्लास बंद करता हूँ, और ये क्लास को मैं उस पे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगी। यूट्यूब पे मेरी सारी बेसिक की क्लास, यूट्यूब पे मेरी सारी बेसिक की क्लासेस सीरियल वाइज नंबर वाइज डली हुई हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ठीक है ना। तो कोई बेसिक अगर सीखना चाहे, ज्योतिष की जानकारी लेना चाहे, तो वो वहाँ जाके सीख सकता है।